अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाज हसन और आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है वेब डिज़ाइनिंग। आज हम इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें पीएचपी के डेटा टाइप्स हैं हमारे पास के कौन कौन से वेरिएबल के डेटा टाइप होते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस के स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। और नंबर 4 पे हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं। तो बात करें अगर हमें डेटा टाइप्स की, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ तरीके की वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं। वो कौन सी डेटा टाइप है उसको हम देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रिंग, नंबर 2 पे हमारे पास लिखा हुआ है इंटीजर, नंबर 3 पे फ्लॉट, नंबर 4 पे बुलियन और नंबर 5 पे एरे। ये कुछ डेटा टाइप है जो कि आमतौर पर पीएचपी के अंदर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इन डेटा टाइप्स को हम देखें तो स्ट्रिंग वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई लेटर हो, कोई करेक्टर हो, ठीक है, या वो सिंगल हो या ग्रुप टुगेदर हो, मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास करेक्टर्स हों या अल्फ़ाबेट्स हों। तो उनको हम क्या कहेंगे, ऐसे डेटा टाइप को हम कहेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर इस तरह की वैल्यू है जो कि एक करेक्टर है या एक से ज़्यादा करेक्टर है, तो वो वेरिएबल हमारे पास कहलाएगा वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास जो है वो है इंटीजर। इंटीजर इस तरह की डेटा टाइप्स होती है जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं या जीरो भी दे सकते हैं। मीन्स -1 भी दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, +1 भी दे सकते हैं, 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू दे सकते हैं। एक और जो डेटा टाइप है वो है फ्लॉट, या जिसे डबल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती हैं। ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज ज़रूर होंगी। जैसे -2.1 या 2.23 या 10.1, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो किस में आती हैं, हमारे पास फ्लॉट के अंदर। मतलब जब भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में लिखी होगी 10.1 10.8 इस तरह की कुछ वैल्यू लिखी होगी तो वो फ्लॉट डेटा टाइप होगा। इसके बाद है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ये भी एक डेटा टाइप है, या तो ट्रू होगी कंडीशन या तो फॉल्स होगी कंडीशन। तो जो कंडीशन हमारे पास ट्रू या फॉल्स होती हैं तो उसमें हमारे पास ये डेटा टाइप आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एरे। एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप एक जैसी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एक ही नाम से। अब वेरिएबल के अंदर आमतौर पर क्या होता है, हमारे पास एक नाम होता है, एक वैल्यू होती है, लेकिन एक नाम के साथ मल्टीपल वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए चलते हैं इनके डिटेल में। तो अगर इधर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर हमने जो कोडिंग करनी है वो किस तरह करनी है। हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है डॉलर साइन के साथ एक्स, जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसी तरह डॉलर साइन के साथ हमने वाई भी लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर आप इनको देखें, मैंने नेक्स्ट लाइन में इनको इको करवाया है। इको करवाने के बाद क्या है, मैंने बी आर दिया है, डॉलर एक्स, बी आर मतलब न्यू लाइन, और उसके बाद हमारे पास एक और इको है जिसमें डॉलर वाई। अब क्या होगा इसका रिजल्ट, ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। तो स्ट्रिंग हमारे पास कैसे हमने पहचाना कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब हमने बताया था कि अगर सिंगल करेक्टर हो या मल्टीपल करेक्टर्स हों तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग की डेटा टाइप है। अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर में मैंने अभी पढ़ा था कि क्या होता है, या तो माइनस की वैल्यूज़ होंगी या प्लस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, जीरो हो सकता है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हमारे जो इंटीजर में है वो होंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉलर एक्स मैंने एक बनाया जिसमें 5985 मैंने लिखा हुआ है। अब 5985 हमारे पास एक इंटीजर की वैल्यू है। अब क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये एक हमारे पास इंटीजर का डेटा टाइप कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, यहाँ पे मैंने 10.365 लिखा है, यहाँ पे डॉलर इंटीजर नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये फ्लॉट कहलाएगा क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। इसी तरीके से डॉलर एक्स यहाँ पे उसकी वैल्यू कर रखी गई है ट्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके प्रोग्राम में आपने कहीं डॉलर एक्स की वैल्यू रख दी ट्रू, तो वो क्या करेगा, आपके रिटर्न अगर आप इको करवाते हैं तो रिटर्न में 1 आपको शो करेगा। लेकिन अगर आप फॉल्स देखते हैं तो वो रिटर्न में कुछ भी शो नहीं करता। पीएचपी एरे, ये किस तरह के वेरिएबल होते हैं, ये इस तरह के कुछ वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर आप एक ही नाम के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ कार की कंपनी है, अब मल्टीपल कार की ये कंपनी है, ठीक है। जैसे हमारा वॉल्वो है, BMW, टोयोटा, ये डिफरेंट हमारे पास कारों की कंपनियाँ हैं। अगर हम इनको स्टोर करना चाहें, मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जो कि मैं एक ही जगह पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, एरे का इस्तेमाल करूँगा। जो एरे हमारे पास होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे किया जाता है, मतलब इनको इको कैसे करवाया जाता है। इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है, जो पहला एलिमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉल्वो नंबर 1 पे है, तो उसमें क्या होगा, जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है वो जीरो इंडेक्स के हिसाब से होता है। नंबर जो पहली इधर वॉल्वो लिखा हुआ वो जीरो पे सेव है, BMW 1 पे सेव है, इसी तरह टोयोटा इसकी कंप्यूटर की मेमोरी में 2 पे सेव है। तो जब आपने इसको इको करवाना है तो कैसे करवाएंगे, इको डॉलर, हमने कौन सा एरे बनाया है, कार्स के साथ बनाया है, और उसके बाद हमने जीरो लिख देना है, तो वो क्या करेगा, जीरो नंबर वैल्यू प्रिंट करेगा। अब जीरो नंबर वैल्यू इसके लिए कौन सी है, वॉल्वो, और 1 नंबर वैल्यू कौन सी है इसके लिए, BMW, और 2 नंबर कौन सी है इसके अंदर, टोयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी होगी कि यहाँ पे वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो स्टार्ट करता है वैल्यू वो जीरो से करता है एरे के अंदर।
अब बात करते हैं स्ट्रिंग के लेंथ फंक्शन की। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आप टेक्स्ट इसको देंगे, ये क्या करेगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपको देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें हेलो वर्ल्ड के दरमियान में एक स्पेस है, ये इसको भी काउंट करेगा। तो स्पेसिस को भी ये एज अ कैरेक्टर काउंट करता है, तभी यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 12 आ रहा है। स्ट्रिंग का ये दूसरा फंक्शन वर्ड्स को काउंट करता है। इसको लिखने का तरीका अगर आपके सामने है, और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं ये इसको काउंट करेगा। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करता है। जो तीसरा फंक्शन है वो रिवर्स का फंक्शन है। रिवर्स क्या करता है, जो भी आप इसको स्ट्रिंग देते हैं ये इसको रिवर्स कर देता है। मीन फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसको क्या रिवर्स करके एक्सक्लेमेशन साइन से लेकर हेलो वर्ल्ड तक कर देगा। सिंपल लफ्जों में ये राइट टू लेफ्ट कर देता है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये आपके जो वर्ड की पोजीशन है उसको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी नंबर ऑफ पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो ये उसको काउंट करके आपको बताता है। स्ट्रिंग का जो रिप्लेस फंक्शन है वो क्या करता है, किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ तब्दील कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हम वर्ल्ड को डॉली के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमने क्या कर दिया, हेलो डॉली। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कुछ हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करनी होती, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लें तो मैथमेटिक्स के अंदर पाई की ऐसी वैल्यू होती है, ग्रेविटी की ऐसी वैल्यू होती है जो कि हम बार बार चेंज नहीं करते। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ग्रेविटी की हमारे पास वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास जो पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हमारे पाई की वैल्यू जो कि बार बार चेंज नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो कुछ टेक्स्ट पे हमारे पास इस तरह होता है जो कि हम आमतौर पर चेंज नहीं कर रहे होते, तो उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू वॉच इन स्टूडियो एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि बार बार मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या मैं इस टेक्स्ट को चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं इनको क्या कर दूँगा, कांस्टेंट में रख दूंगा। कांस्टेंट लिखने का एक तरीक़ेकार है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिफाइन। डिफाइन लिखने के बाद आपने उस कांस्टेंट का नाम देना है कि आप उसका नाम क्या दे रहे हैं, ताकि जब भी आप इको करवाएं उस कांस्टेंट का नाम दें और जितनी बड़ी आप लाइन लिखें वहाँ पे वो प्रिंट हो जाए। अब बात करते हैं इफ़, एल्स इफ़ और एल्स कंडीशन की। ये सिंपल से हमारे पास कंडीशंस होती हैं जो कि आमतौर पे हमारे पास बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब ये इफ़ कंडीशन की एग्जांपल है। अगर टेम्परेचर कम है 30 से, तो क्या इको कर दो टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर, कि आज गर्म मौसम नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इफ़ और एल्स दो कंडीशन यूज़ हो रही हैं। इफ़ कंडीशन तो वैसे ही यूज़ हो रही है जैसे पहली कंडीशन थी। एल्स कंडीशन का काम यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेचर 30 से नीचे नहीं है तो इसका मतलब आपका जो मौसम है वो गर्म है आज। अगर हम इसको देखते चलें तो इफ़, एल्स इफ़ और एल्स की कंडीशन है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये टेम्परेचर के हिसाब से क्या बता रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 से लेस है तो इसका मतलब है आज मौसम हमारे पास गर्म नहीं है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर पूरा 30 है, एग्जैक्ट 30 है, तो इसका मतलब है हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है आज का। अगर हमारा टेम्परेचर 30 से अबव है तो इसका मतलब क्या है कि मौसम हॉट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको कोडिंग में लिखा गया है। तो अब हमने इन सब चीज़ों को रिव्यू कर लिया है। अब चलते हैं अपनी बिग स्क्रीन में ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अभी हम अपनी बिग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है। सबसे पहले जैम्प ओपन करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव में जैम्प में जाने के बाद बिल्कुल सेकंड लास्ट में हमारा जैम्प कंट्रोल है। जैम्प कंट्रोल को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे। वन से स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है हमने, तो हमने जाना है एच टी डॉक्स के अंदर। एच टी डॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ आने के बाद चलते हैं अब अपने डेटा टाइप्स के ऊपर। तो जो डेटा टाइप्स हैं, हमने अभी पढ़ा कि डेटा टाइप हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, बूलियन टाइप का होता है और एरे टाइप का होता है। इनको पहचानने के लिए हमारे पास कौन से तरीक़ेकार है कि सिंपल से हमारे पास अगर वेरिएबल के सामने अगर हमारे पास लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, ये हमारे पास डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग का। अगर हमारे पास कोई नंबर से लिखे हुए फॉर एग्जाम्पल 10, तो ये कौन से हो गया हमारे पास, इंटीजर का। लेकिन अगर नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट है तो ये किस तरीके का हमारे पास डेटा टाइप हो गया, ये फ्लॉट का डेटा टाइप हो गया। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई वैल्यू दी गई है ट्रू वगैरह, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया हमारे पास, बूलियन डेटा टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। और उसके बाद एरे का भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। जिस तरह वहाँ पे एग्जांपल आपने देखी थी कि उसके अंदर वॉल्वो, BMW और टोयोटा के बारे में मेंशन था, वही कोडिंग एग्जैक्टली यहाँ पे की गई है। तो एक कार्स का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिखा एरे। एरे लिखने के बाद हमने 3 नाम लिख दिए जो कि हमारे कंपनी के नाम है कार बनाने वाली। तो उसके बाद हमने इको करवाया। इको कराने का तरीका कार क्या है कि हमें याद रखना है कि किस तरीके से हमारा इंडेक्स होगा। तो सबसे पहले
इस वॉल्वो के लिए हमारे पास जो इंडेक्स है वो 0 है, BMW के लिए 1 और टोयोटा के लिए 2। अब ये कंप्यूटर हमारा जब भी एरे को लिखता है तो एरे के अंदर हमेशा इंडेक्स जो पहला होता है वो हमेशा 0 होता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो सेव होता है वो इंडेक्स 0 से ऑनवर्ड्स होता है, मतलब 0 1 2, फिर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उस तरह से होगा, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, ये याद रखना है। तो हमने ये देखा कि वेरिएबल्स किस तरीके से होते हैं हमारे पास। वेरिएबल को पहचानने का तरीकेकार क्या है कि हमारे पास अगर कुछ लिखा हुआ कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो स्ट्रिंग है। अगर हमारे पास कुछ नंबर है फॉर एग्जाम्पल माइनस में या प्लस में लेकिन नॉन डेसिमल, इसमें डेसिमल ना हो तो वो इंटीजर है, और अगर डेसिमल पॉइंट वाला है तो वो फ्लॉट है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रू या फॉल्स की वैल्यू दी गई है तो वो हमारे पास बूलियन डेटा टाइप है, और ये हमारे पास एरे के डेटा टाइप है। एरे के डेटा टाइप हमारे पास क्या होते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, एक हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर बताया कि ये एक एरे है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ में स्टोर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने वॉल्वो लिखा, BMW और टोयोटा लिख दिया। तो लिखने के बाद अगर आप देखें इसको एक्सेस कैसे किया जा रहा है, इसको इको कराने का तरीकाकार ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा 0 पे होगा, उसके बाद जो सेकंड होगा वो 1 पे होगा, और ये वाला टोयोटा वाला सेकंड पे होगा। तो अभी इसको रन करके चेक करते हैं एक दफ़ा। तो अब आते हैं हम अपने यहाँ पे एडमिन पेज पे। यहाँ से हमारे पास जो खुल के आएगा वो हमारे पास लोकल होस्ट का एडमिन पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश मेरे पास जो फोल्डर है ऑनलाइन क्लासेस का है वो लिखूँगा और एंटर मार दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी फाइलें जो कि मैंने वहाँ पे बनाई हुई हैं लेक्चर 2 के लिए वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें जो डेटा टाइप्स के ऊपर तो ये वो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। हमने क्या किया है एक बार दोबारा देख लेते हैं अब कि हमारे पास ये वेरिएबल है जिसके अंदर पहला स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो मैंने इसको इको करवा लिया स्ट्रिंग को। नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, ठीक है, तो हमने उसको भी इको करवा लिया है इंटीजर को। उसके बाद फ्लॉट को इको करवाया मैंने, उसके बाद बूलियन को इको कराया। इस तरीके से सेम इट इज़ तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक एरे की वो भी मैंने इको करवा ली हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा इसका आंसर। तो ये हमारे जो स्ट्रिंग था, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद प्लॉट, उसके बाद हमारा बूलियन जो कि ट्रू था तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है। वॉल्वो, BMW और टोयोटा ये सारे एरे के इंडेक्स है जो मैंने यहाँ पे शो करवा दिए हैं। PHP के अंदर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, तो कॉन्स्टेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट लिखने का तरीका हमने देखा था कि डिफाइन लिखना है। डिफाइन लिखने के बाद हमने क्या करना है उस कॉन्स्टेंट का नेम दे देना है। जैसे वेरिएबल का नेम देते हैं हम डॉलर साइन देके, तो यहाँ डिफाइन देके हमें क्या करना होता है कॉन्स्टेंट का नेम देना होता है। कॉमा के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे वो सारी की सारी उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी। तो ये वो कॉन्स्टेंट जिसका नाम हमने दिया है ग्रीटिंग, और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आपने कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है। नेक्स्ट इसको हमने इको करवाया है, तो इसका रिजल्ट आउटपुट में देख लेते हैं किस तरीके से आता है। चलते हैं अपने इसके ऊपर और यहाँ पे कांस्टेंट पे आते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट का रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो जितनी बार हम इको ये ग्रीटिंग्स लिखेंगे तो उतनी बार ये आ जाएगा। एक बार और भी इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको एक और बार कर लिया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके सामने इको बार बार हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको चेंज नहीं करनी अपने पूरे प्रोग्राम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू वॉइस स्टूडियो, इस चीज़ को मुझे चेंज नहीं करना, तो मैंने क्या करना है इस तरीके से कोई इसको कांस्टेंट दे देना है, कोई नाम दे देना कांस्टेंट का, और उसके बाद उसको बार बार यूज़ करते रहना है। तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट का यूज़। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि हमने पढ़े थे स्ट्रिंग फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन हमने पढ़े थे, जैसे स्ट्रिंग लेंथ हमारे पास किसी भी जो भी हम इसको टेक्स्ट देंगे उसका लेंथ बताएगा। इसी तरीके से हमने देखा था कि स्ट्रिंग हमारे पास वर्ड काउंट भी होता है जो कि वर्ड्स को काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स, जो किसी भी स्ट्रिंग को ये जो दिया हुआ स्ट्रिंग है इसको रिवर्स कर देगा। उसके बाद स्ट्रिंग पोजीशन, कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसके अंदर वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी पोजीशन में लिखा हुआ है वो बताएगा। और उसके बाद स्ट्रिंग रिप्लेस, रिप्लेस में सबसे पहले क्या होता है कौन से वर्ड को आप किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सा वर्ड है जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं और किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास जो भी टेक्स्ट है वो लिख देंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। यहाँ पे हम आते हैं और इसको प्ले करते हैं। तो ये लेंथ वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि हेलो वर्ल्ड के अंदर 12 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें स्पेस भी ये काउंट करता है। और वर्ड्स कितने हैं टोटल 2 वर्ड्स हैं, हेलो एंड वर्ल्ड। रिवर्स अगर हम देखें तो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से दिखा जाता है। और उसके बाद पोजीशन देखें हम कि वर्ल्ड किस जगह पे लिखा था,
तो वो नंबर 6 पोजीशन पे लिखा गया था। एंड अगर हम देखें रिप्लेसिंग की, तो हमने हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस किया था हेलो व्यूवर्स के साथ। तो वर्ल्ड जो था लफ्ज़ वो व्यूवर्स के साथ रिप्लेस हो गया। तो जितनी बार आपके टेक्स्ट के अंदर वर्ल्ड का लफ्ज़ होगा उतनी बार ये व्यूवर्स में चेंज कर देगा। तो ये कि इसकी एग्जाम्पल है जो मैंने कोड करके रखी हुई थी ताकि हमारा टाइम बच सके। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और लास्ट में हम अपने चलते हैं इफ़ एल्स कंडीशंस की तरफ। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इफ़ एल्स की कंडीशन आमतौर पर हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत पड़ती है कैसे हम सवाल में से आइडेंटिफाई करें और उसको हम इफ़ एल्स के सिंटैक्स के अंदर लेके आएँ। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ देते हैं, सवाल क्या कह रहा है। इफ़ टुडे द टेम्परेचर इज़ लेस देन 30 डिग्री देन शो डैट टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर, बट इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री देन शो डैट द टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, अदरवाइज शो डैट टुडे इज़ हॉट वेदर। अब ये एक सवाल है जिसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितनी कंडीशंस हैं इसके अंदर। तो इसमें सिंपल सा तरीक़ेकार होता है कि आप इस सवाल को रीड करें। अगर आपको कोई इस तरीके की कंडीशन मिलती है कि ऐसी कोई कंडीशन जिसके ऊपर दूसरा कोई सेंटेंस बेस कर रहा हो, ठीक है, अब कैसे, इफ़ टुडे द टेम्परेचर इज लेस देन 30 डिग्री, ठीक है, अगर आज टेम्परेचर कम है 30 दर्जे हरारत से, तो शो कर दो, क्या शो कर दो, डेट टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर। अगर ये है तो ये शो होगा, अगर ये नहीं है तो ये शो नहीं होगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशन। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री है टेम्परेचर तो क्या हो जाए, शो हो जाए। ये मीन्स अगर 30 डिग्री टेम्परेचर होगा पूरा पूरा तो ये शो हो जाएगा। नहीं तो अगर इन दोनों कंडीशन पे अभी पूरा नहीं उतर रहा टेम्परेचर तो क्या शो हो जाए, टुडे इज़ हॉट वेदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की जो यहाँ पे वैल्यू है वो डिफरेंट यहाँ पे शो हुई। तो हमने भी एक टेम्परेचर को क्या कर लिया, वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्योंकि वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज हो रही है तो हमने इसका एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर एक वैल्यू दे दी 30। आपकी मर्जी 40 दे दें, 50 दे दें, आपकी मर्जी है, लेकिन हम एजम्पशन कर लेते हैं कि 30 डिग्री मैंने एजम्पशन करके यहाँ पे रख लिया है। तो आते हैं अब अपने पहले इसके ऊपर, कंडीशन के ऊपर। कैसे आइडेंटिफाई किया कि अगर ये होगा तो दूसरा सेंटेंस पे डिपेंडेंट हो रहा है, वो क्या है, टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर। मीन्स ये सेंटेंस जो है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है ये डिपेंड किस पे है, इस एक सेंटेंस के ऊपर। ये कैसे हमें पता चला कि हमने इसको पढ़ा और उससे अंदाज़ा हुआ अगर ये है तो हमने ये शो करना है, नहीं तो ये इसको हमने शो भी नहीं करना। तो इसको अभी हम लिखने की कोशिश करते हैं सेंटेंस के अंदर। इफ़ टुडे द टेम्परेचर इज़ लेस देन 30 डिग्री, इफ़ टुडे द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस्तेमाल किया इस सेंटेंस को और उसके बाद हमने एक कंडीशन लिख दी। हमने इस कंडीशन को इस कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। तो कैसे डाला, आपके सामने, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 30 डिग्री, इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 30 डिग्री, लेस देन का साइन याद रखिएगा, लेस देन ग्रेटर देन में फर्क पता होना चाहिए। इफ़ टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री क्या हो, शो डेट, क्या शो करना है, टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर। हमने भी शो कर दिया, इको करवा दिया, टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, सिंगल इज इक्वल टू नहीं आएगा, डबल इज इक्वल टू आएगा। डबल इज इक्वल टू मीन्स कंपेयर कर रहा है ये इसके साथ, ठीक है। सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू असाइन, जैसे ये है यहाँ पे तो 30 असाइन हो गया इसको, ठीक है, टेम्परेचर को यहाँ पे 30 असाइन हो गया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हम कहते हैं कंपेरिजन, ठीक है। ये किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है कंपेयर हो रहा है 30 से। अगर 30 है तो क्या हो जाए, तो ये शो करना है। तो मीन्स एक और कंडीशन हमें मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमें इस तरीके क्या लिखना है, इफ़ टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 30, मीन्स कंपेयर कर रहा है कि ये जो टेम्परेचर हमें मिला है क्या ये 30 के बराबर है। अगर है तो क्या कर दो, शो कर दो द टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ठीक है। आखिर में क्या लिखा है, अदरवाइज, नहीं तो शो कर दो डेट टुडे इज़ हॉट वेदर। अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दी गई, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं, बस अदरवाइज लिख दिया गया है। ऐसी चीज़ों को हम एल्स के अंदर लिखते हैं जहाँ पे कोई कंडीशन ना दी जाए, जस्ट अदरवाइज जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है।
तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि अब वहाँ पे वो कंडीशन दी नहीं गई तो इसलिए हमने भी डायरेक्ट इसको एल्स कंडीशन में रख देना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वो कंडीशन दी जाती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा जाता अदरवाइज की जगह पे, इफ़ द टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30 डिग्री शो डेट टुडे इज़ हॉट वेदर, तो हम क्या करते, हम एक और एल्जिफ लिखते और उसके अंदर हम इस तरीके से बताते और यहाँ पे हम देते ग्रेटर देन का साइन 30 डिग्री के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाता, एक और इफ़ कंडीशन आ जाती और वो क्या बोलती कि टेम्परेचर अगर हमारा ग्रेटर देन है 30 डिग्री से, हम यहाँ क्या कहते हैं, ग्रेटर देन का साइन देते। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाता, इफ़ अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन है किससे, 30 डिग्री से, तो ये शो कर दो, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया है कि यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, तो हमने एल्स का इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा, जो पहली कंडीशन होती है उसमें हम सिंपल इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन मल्टीपल्स हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसमें हम एल्जिफ का इस्तेमाल करते जाएंगे। जितनी कंडीशन होगी, एक और कंडीशन भी होती है तो उसमें भी एल्जिफ, और कंडीशन है तो आप एल्जिफ, जितनी भी कंडीशन आती जाएंगी एल्जिफ का इस्तेमाल करते जाएंगे। लेकिन कहीं पे इस तरीके जहाँ कंडीशन नहीं दी गई और जस्ट बताया गया कि शो डेट इस ब्ला 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 जो भी लिखा हुआ है आपने शो करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एल्स लिख देंगे, क्योंकि एल्स के अंदर हमें पता है कि कंडीशन नहीं लिखनी है। इसका सिंटेक्स ऐसा है, इसका लिखने का तरीका ही ऐसा है कि इसके अंदर हमें कंडीशन नहीं लिखनी होती। और यहाँ पे हमारे पास इको करवा देना टुडेज हॉट वेदर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है। तो याद रखिएगा, इफ़ सिंगल कंडीशन होती है तो इफ़, मल्टीपल कंडीशन होती है, एक से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, इफ़ एल्जिफ, और जितनी कंडीशन होती हैं, 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो उतने एल्जिफ यूज़ करते रहते, ठीक है। और अगर इस तरीके से आ जाए जहाँ पे कंडीशन ना हो, जैसे इस तरह का कोई लफ्ज़ लिखा हो अदरवाइज जैसा, ठीक है, और कंडीशन ना दी गई हो, बस बताया गया होगा ये प्रिंट करना है, तो उसमें हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अभी हम इस इफ एल्स कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम आते हैं लोकल होस्ट में, तो बता रहे थे टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। ये इसने किस तरह बताया कि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो वेरिएबल रखा है उसकी वैल्यू कर दी है 30, ठीक है। ये वेरिएबल कुछ भी, ये जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, हमने अज्यूम किया 30, लेकिन अगर हम 40 करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या आता है। तो लिखा है टुडे इज़ हॉट वेदर। ये इसने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो अगर हम इन कंडीशंस पे चेक करें तो हमने पहले लेस देन की कंडीशन रखी है कि अगर 30 से लेस होगा टेम्परेचर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। अब ये क्योंकि 30 भी नहीं है तो क्या होगा, हमने देखा था अदरवाइज़ की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल 40 हो या कुछ भी हो, अदरवाइज़ कंडीशन में वो आ जाएगी। तो दो हमारे पास कंडीशन प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी, तो हमने दो कंडीशन को प्रॉपरली लिख लिया। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी वो एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगी। तो ये आपके सामने है, इसका रिज़ल्ट आके चेक कर लेते हैं। एक दफ़ा इस हम 20 भी करके चेक कर लेते हैं ताकि ये कंडीशन भी हमारे पास चेक हो जाए। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर, टुडे इज़ नॉट दी हॉट वेदर, ये कंडीशन चली। ये कंडीशन क्यों चली, क्योंकि 20 जो है लेस देन है 30 से, तो टेम्परेचर जो है वो लेस देन है 30 से, तो ये हमारी कंडीशन चलेगी। अगर 30 होगा, जो हमने पहले करके देखा, अगर 30 होगा तो क्या होगा, तो ये जो नॉर्मल वाली कंडीशन है वो चल पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ की जो कंडीशन थी वो यहाँ पे चल जाएगी। तो एल्स कंडीशन है जो कि अदरवाइज़ की जगह पे हमने यूज़ की है, और टुडे इज़ हॉट वेदर यहाँ पे हमने लिख दिया है जैसा कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में था। तो इस तरीके से हम इफ़ एल्स कंडीशन को बनाते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल को समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितनी कंडीशंस दी गई हैं, उनको यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, और जब भी आप कंडीशंस लिख लेंगे, इस तरीके की अगर वो कंडीशन आ जाती है जहाँ पे कोई प्रॉपरली बताई भी ना हो इस तरह की कंडीशन, तो फिर आप क्या कर देंगे, वहाँ पे एल्स का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी होगा उसको आप डायरेक्ट इको करवा देंगे, शो करवा देंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।